हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज गिरीश रावत। स्वागत करता हूं आपका मार्गदर्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है, ये जो लेक्चर है आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। और देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होने वाला है, काफ़ी इजी चैप्टर है। अगर आपको डी फोकस के साथ आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ये नज़र आएगा। तो लेक्चर को पूरा देखिए, आपको एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा, बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है, जो कि 5 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से 2 या 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसी तरीके से थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों तरीके से, आपका न्यूमेरिकल बेसिस से भी और आपका थ्योरेटिकल बेसिस से भी। तो देखिए, लेक्चर को पूरा देखिए, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। लेक्चर पूरा देखने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल, देखिए केमिकल क्या होते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लैब में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और काइनेटिक्स का मतलब होता है कि मोशन में। देखिए, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसे तो होगा नहीं कि ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, ए और बी और एक दूसरे से काफ़ी दूर रखे हुए हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो अगर मुझे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ में रिएक्टेंट को कंबाइन करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तरह तरह के फैक्टर्स जो होंगे उनको अफेक्ट करेंगे। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में क्या है कि केमिकल मोशन में आएंगे, मोशन में आएंगे तो टकराएंगे, टकराएंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, रिएक्टेंट टकराने पर ही प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर रिएक्टेंट को एक दूसरे से दूर रखा जाएगा तो वो कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि रिएक्टेंट एक दूसरे से काफ़ी अपार्ट रखे हुए हैं, दूर रखे हुए हैं और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दें। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में हम 2 फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है रेट ऑफ रिएक्शंस को लेकर। रेट ऑफ रिएक्शन, आपको इस शब्द को समझना है। और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन को समझना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? रेट यानी स्पीड, स्पीड यानी कितनी तेज़ी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट गायब होता चला जाएगा उतनी ही तेज़ी से प्रोडक्ट फॉर्म होता चला जाएगा। देखिए, जब रिएक्टेंट डिसअपियर होगा, रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एक चीज़ को समझें कि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो जितनी तेज़ी से ये गायब होगा उतनी ही तेज़ी से ये फॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो 10 ग्राम है, प्रोडक्ट हमारा 0 ग्राम है, टाइम हमारा 0 था। जैसे जैसे समय बढ़ा, जब हमारा टाइम मान लीजिए 1 सेकंड हुआ जो भी है, तो मान लीजिए 2 ग्राम रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगले सेकंड में और चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? यानी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो समय के साथ होगा, और यही रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन जो टर्म है उसको समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। तो ये टर्म है जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट डिसअपियर होते हैं और प्रोडक्ट अपीयर होते हैं। रिएक्टेंट गायब होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, इन पर यूनिट टाइम, याद रखें, पर यूनिट टाइम, समय के साथ होगा। ऐसा नहीं कि समय तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, कि समय के साथ ही रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। और कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? समय के साथ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का डिक्रीज हो जाना, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो जाना, रिएक्टेंट की मात्रा का घट जाना, प्रोडक्ट की मात्रा का बढ़ जाना। क्लियर है? जब ये कम हो रहे हैं तो ये माइनस में जाएंगे, जब ये बढ़ रहे हैं तो ये प्लस में जाएंगे। तो एक इक्वेशन हमने कंसीडर की, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसे अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में अगर लिखना है तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो माइनस डेल्टा आर ओवर डी टी माइनस प्लस डेल्टा पी ओवर डी टी। ये रिएक्टेंट हैं, यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया है। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? एक बार बोर्ड में पूछने के लिए आया था कि बताइए नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो रिएक्टेंट हैं वो समय के साथ में डिक्रीज होते चले जा रहे हैं और जो प्रोडक्ट हैं वो समय के साथ में इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है,
कि समय के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहे हैं और प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको एक जनरल हाइपोथेटिकल एक इक्वेशन दे रखी है, उसको रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में लिखना है। ये कभी कभी पूछने के लिए आ जाता है। जैसे मान लीजिए ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है और डी है। तो ये देखिए हमेशा अपॉन में जाते हैं। ये माइनस, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है तो हमेशा माइनस में रहेंगे। ये प्रोडक्ट है तो ये हमेशा प्लस में रहेंगे। तो -1/a डेल्टा -1/a, ये किस में चले जाएगा 1/a। यहाँ कुछ भी हो, जैसे 2 होता तो -1/2 होता डेल्टा a/dt इक्वल टू -1/b। ये रिएक्टेंट है, -1/b अपॉन में जाएगा डेल्टा b/dt। प्रोडक्ट क्या है आपका, ये वाला जो पार्ट है वो प्रोडक्ट का है, +1/c डेल्टा c/dt, ये प्रोडक्ट का पार्ट है जो प्लस में है। उसके बाद दूसरा पार्ट है +1/d, अपॉन में जाएगा d/dt, चेंज इन, ठीक है। तो समय हमेशा रखा जाएगा। उसी तरीके से ये है आपका 5Br नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव, 6H पॉजिटिव, 3Br2, 3H2O। इसको रेट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, देखिए -1/5 डेल्टा Br नेगेटिव dt, ये इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ तो कोई वैल्यू पीछे है नहीं, तो माइनस डेल्टा BrO3 नेगेटिव dt। समय में बदलाव जरूर होगा, ये भी रिएक्टेंट की तरफ है, 3 है, तो -1/6 डेल्टा H पॉजिटिव dt। बाकी ये प्रोडक्ट की तरफ है, तो +1/3 डेल्टा Br2 dt इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2O/dt। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आती है आपको बोर्ड में कि रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में लिखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं। उसी तरीके से देखिए रिएक्शंस को भी क्लासीफाई किया गया है कि रिएक्शंस कैसे कैसे हो सकते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो पलक झपकते हो जाते हैं, जिनको कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन बहुत तेज़ होते हैं, विद इन मूवमेंट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगी, हो जाएगा, इंस्टेंटेनियसली हो जाते हैं एकदम तुरंत। जैसे AgNO3 और NaCl का रिएक्शन कराया जाए तो जो AgCl का जो प्रेसिपिटेट बनेगा, Ag और Cl का जो प्रेसिपिटेट बनेगा बहुत तेज़ी से बनेगा, विद इन मूवमेंट PPT की ये फॉर्म में आ जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। उसी तरीके से देखिए कुछ रिएक्शंस कैसे होते हैं, कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो आपके स्लो रिएक्शंस होते हैं। स्लो रिएक्शन का मतलब होता है जो बहुत धीमे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो रिएक्शन जिनको होने में दिन, महीने, साल, हफ्ते, काफ़ी टाइम लग जाता है, जिनको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, चलता रहेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगी। जैसे आप जनरली देख सकते हैं कि जंग लगती है, तो जंग कभी हम रेगुलर बेसिस पर नोटिस नहीं कर सकते कि आज इतनी जंग है तो कल इतनी जंग लगी, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत स्लो प्रोसेस है, तो इसीलिए इसको नोटिस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी आपको स्टडी नहीं करना है। उसके बाद आते हैं आपके मॉडरेट रिएक्शन, इन्हीं के बारे में आपको स्टडी करना है। मॉडरेट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मॉडरेट है, ना ज़्यादा तेज़ है और ना ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो जिनकी स्पीड किसके बीच में लाई करती है, वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन के बीच में लाई करती है, उनको मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। जिनकी स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती और इतनी धीमी भी नहीं होती है, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर है, ठीक है। तो जब इसको आप करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका केन शुगर का, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ये मॉडरेट रिएक्शन का पार्ट है, नॉट वेरी फास्ट, नॉट वेरी स्लो। उसके बाद देखिए जो आपको बेसिकली पढ़ने हैं वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस को भी पढ़ना है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस होते क्या हैं। तो एवरेज जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि टोटल कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है, इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था। तो कैसे निकालते हैं आप उसको निकालते हैं। देखिए कंसंट्रेशन में अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो उसमें प्लस का साइन आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, डेल्टा आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, R2 माइनस R1। R2 क्या है यहाँ पर, फाइनल कंसंट्रेशन है, बाद में कितना था, और R1 कितना है, स्टार्टिंग में कितना था, टाइम में चेंज कितना था, पहले 10 सेकंड था, 0 था, या फिर जो भी था। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा आपके लिए। तो T2 माइनस T1,
तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। आप खुद सोचें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड किस पर डिपेंड करती है रिएक्शन की। सबसे पहले डिपेंड करेगी जो स्पीड होगी वो डिपेंड करती है कि आपने जो रिएक्टेंट का इस्तेमाल किया है वो कौन सी स्टेट में। आप खुद सोचें, एक सॉलिड स्टेट में, एक लिक्विड में और एक गैसेस में है, तो किस में रिएक्शन तेज़ी से होगा। ऑब्वियस सी बात है गैस में होगा, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल उनके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास में मिनिमम एनर्जी होती है, तो बहुत धीरे, मतलब क्या, उनके लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी उन्हें टकराने के लिए। लिक्विड के पास होती है लेकिन गैसेस से काफ़ी कम होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट कौन सी स्टेट में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, गैस में है। ठीक है। उसी तरीके से देखिए जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो तेज़ी से फॉर्म होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, है ना। तो आयनिक बॉन्ड ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जैसे पानी में डालेंगे तुरंत टूट जाएंगे। वहीं पर अगर कोवलेंट नेचर का कोई भी आपने पार्टिकल डाल दिया तो उसमें तोड़ना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा जो फैक्टर है आपका वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, रिएक्टेंट की मात्रा कितनी है। आप देखें एक बहुत कॉमन एग्जांपल से देखिए कि दो कंटेनर हैं, दोनों में पानी भरा हुआ है, पानी बराबर है। मान लीजिए कि इसमें मैंने 10 ग्राम चीनी को डाला और इसमें 100 ग्राम चीनी को डाला। अब ये बताइए कि ये 10 ग्राम की 10 ग्राम इसमें जल्दी घुलेगी या 100 ग्राम की 10 ग्राम जल्दी घुलेगी। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, पास पास हैं। जितनी जल्दी जल्दी टकराएंगे उतनी तेज़ी से डिसोल्यूशन होगा। तो याद रखें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ऑलवेज रिमेंबर कि जितना रिएक्टेंट की मात्रा ज़्यादा होगी, जैसे कि अगर इसको कंसंट्रेशन के टर्म में रखा है ये ए है और दूसरा कंसंट्रेशन के टर्म में रखा है ये का स्क्वायर है, तो समझ लीजिए कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसके कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, इसका मतलब ये है कि जिसकी कंसंट्रेशन की मात्रा किस में ज़्यादा होगी, ए स्क्वायर वाले केस में ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, तेज़ हो जाएगा। क्लियर है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे। जितना रिएक्टेंट की मात्रा ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये। अगला जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करेगा, एक कॉमन एग्जांपल से समझते हैं। एक ठंडा पानी लीजिए, एक गर्म पानी लीजिए, तो दोनों में आप चीनी डाल दीजिए, किस में जल्दी घुलेगी, गर्म में। क्यों, क्योंकि जो गर्म जो पानी है उसके पास में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो उसके मॉलिक्यूल जो होंगे वो तेज़ी से टकराएंगे, और जितनी तेज़ी से टकराएंगे उतनी ही तेज़ी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर यहीं पर अगर मैं कहूँ कि कैटलिस्ट का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, देखिए कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उन्हें कराने के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए पूरा आपका टॉपिक है अगले वाले चैप्टर में, सरफेस केमिस्ट्री, वहाँ पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कैटलिस्ट जनरली जब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमें रिएक्शन की रेट को बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे पानी में चीनी को जल्दी डिज़ोल्व करना है, डिज़ोल्यूशन करना है, तो उसको मैं क्या करूँगा, वहाँ पर कैटलिस्ट क्या होगा, टेम्परेचर। अगर वहाँ पर मैं कैटलिस्ट देखूँ तो वहाँ पर टेम्परेचर जो होगा एक कैटलिस्ट का काम करेगा। जैसे ही मैं उसे उस पर रखूँगा तो वहाँ तेज़ी से डिज़ोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अगला जो फैक्टर है वो सरफेस एरिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, ये पूछने के लिए आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। एक एग्जांपल देखिए, आपके पास में एक लॉग ऑफ वुड है और इसी को हमने चिप्स की फॉर्म में ले लिया, तो कौन जल्दी यहाँ पर जलेगा, कौन जल्दी यहाँ पर बर्न होगा, तो आप कहेंगे कि चिप्स ऑफ वुड। तो देखिए आप इसको जितना आप डिवाइड करेंगे, जितना आप इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, इसका एरिया उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जितना आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे पेज है
उसको आप जितना टीयर करते हैं तो उसके साइड का हल्का सा पोर्शन क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। यानी कि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी तेज़ होता है। तो कैसे पता चला, वही एक लॉग ऑफ वुड और एक चिप्स ऑफ वुड दोनों को आप बर्न करेंगे तो जो चिप्स ऑफ वुड जिनका टोटल सरफेस एरिया सबको मिला के ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो तेज़ी से बर्न करेगा कंपैरेटिवली। तीसरा आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं, वो रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही होते हैं, जिनको होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, बिना सनलाइट के वो नहीं हो सकते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए H2+Cl2, यहाँ पर सनलाइट HNu का इस्तेमाल किया और 2HCl का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं दोस्तों, हमेशा आपको याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना अपने दिमाग में कि जितने भी केमिकल रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होंगे, किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होंगे, वो हमेशा जीरो ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी इस चीज़ को थोड़ा सा याद रख लेना कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे जो सनलाइट की प्रेजेंस में होंगे और जो किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होंगे, वो हमेशा जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड। काफ़ी इजी चैप्टर है दोस्तों, और इसको आपको अच्छी तरीके से करना है। चैप्टर इजी है, लेकिन जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े फंसाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो तभी क्लियर हो पाएंगे जब आप जो है अच्छी तरीके से चैप्टर को करेंगे। वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो हैं आपके पास पहुंच सकें। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। कमेंट कीजिए अगर कोई दिक्कत होती है तो और भी मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।